अगर मेरा बस चलेगा तो मैं इस धरती से शराब का नामो निशान मिटा दूंगा। जब प्रधानमंत्री तीनों कृषि कानून वापस ले सकते हैं तो इस शराब नीति को वापस लेकर संशोधित नीति को जारी करने में कोई दिक्कत नहीं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि शिवराज जी को प्रॉब्लम क्या हो रही है। गरीब तबके के सवर्ण हैं, उनका भी 10% आरक्षण होना चाहिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस खत्म हो गई है। उनके यहाँ एक हीरा था, उस हीरे ने ग्वालियर में हमारा सुपड़ा साफ कर दिया था। कमलनाथ जी ज्यादा मेहनत कर नहीं पाते, दिग्विजय सिंह जी जहाँ जाते हैं वहाँ वोट कम हो जाते हैं उनकी। मैं राजनीति कभी नहीं छोड़ूंगी, मरते दम तक राजनीति नहीं छोड़ूंगी और मैं 24 का चुनाव जरूर लड़ूंगी। नूपुर शर्मा, उस पर पार्टी ने सही कार्रवाई। प्रवक्ता का इंडिविजुअल व्यू प्रवक्ता नहीं बोल सकता। पार्टी की नीति नहीं है दूसरे के धर्म की चुल्ली उड़ाना। इसी में से फिर ऐसे नारे निकलते हैं कि जिस घर में अफजल निकलेगा उस घर में घुस के मारे। पीओके हमारा होगा, हम तो संघ प्रमुख को भगवान की जगह देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ इस वक्त हैं उमा भारती जी हैं। मुख्यमंत्री रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के अलावा भी इनके नाम के अपने मायने हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे और बातचीत में सियासत के पुराने और नए दायरों को खोलने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि एमपी की पॉलिटिक्स को ये कैसे देखती हैं और दिल्ली को इन दिनों किस नज़रिए से देख रही हैं। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप इन दिनों इतनी आक्रामक क्यों हैं? शराब की दुकानों पर पत्थर उछाल रही हैं, गोबर फेंक रही हैं, झंडे उतार रही हैं, तो आप किससे नाराज़ हैं? क्या आप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कोई संदेश देना चाहती हैं? मैं उनको संदेश देने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम बात करते हैं। जब देश में पहला लॉकडाउन हुआ कोरोना का और लॉकडाउन हटा तो उत्तर प्रदेश की एक दुकान पे लोग शराब के लिए इतने जमा हो गए कि वहाँ लाठीचार्ज हुआ। तो वो मैंने अखबार में पढ़ा, तो हुआ तो उत्तर प्रदेश में। तो मैंने योगी को भी फ़ोन किया, देखिए योगी जी आपके हाथ में मौका है, जो निषिद्ध स्थानों की दुकानें वो खोलिए ही मत, तो आपको अलग से बंद करने की नौबत ही नहीं आएगी। फिर यही मैं शिवराज जी को बोलने के लिए गई, क्योंकि मैं उनके साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ। मैंने कहा भैया मैं आज आपसे ऑफिस में आके बात करूँगी। तो मैं बल्लभ भवन खुद गई, नहीं तो वो घर आ जाते हैं या मैं उनके घर जाती हूँ। तो मैंने कहा कि देखिए सबसे अच्छा मौका आ गया आपके हाथ में, कोशिश करिए कम से कम शराब की दुकानें खुले। पहले तो कोशिश करिए खुले ही ना, और अगर ऐसा संभव नहीं हो सकता तो कम से कम खुले। तो उन्होंने कहा अच्छा है। उन्होंने मुझे कहा अच्छा मैं देखता हूँ। फिर बीच में एक आध बार ऐसा हुआ कि मुझे सूचना मिली कि नई शराब नीति आ रही है, लेकिन आई नहीं। तो मुझे लगा नई शराब नीति में मेरे संशोधन ले लिए जाएंगे। यहाँ से बात बिगड़ गई। और मैं उस समय गंगा सागर की यात्रा पे थी, गंगोत्री से गंगा जल लेके आई हुई थी, तब नई शराब नीति घोषित हो गई। अच्छा, उधर बंगाल बिहार की तरफ मध्य प्रदेश की खबर कई बार नहीं आती है और मैं रुचि नहीं ले रही थी खबरों में। यहाँ आके पता लगा तो मुझे आघात लगा बहुत, क्योंकि यहाँ की 4-5 चीज़ें बहुत गलत हैं। और मैंने जिनसे चर्चा की उनने भी इसको गलत कहा, बीजेपी के ही नेताओं से। जैसे अहातों में शराब पिलाना कॉम्प्लेक्सेस में, और मजदूर की बस्तियों में भी अहाते खोलना। हमारे देश में शराब पी के गाड़ी चलाना अपराध है, तो जब वो अहाते में शराब पी के निकलेंगे तो गाड़ी चलाते हुए ही घर जाएंगे ना, तो हम स्वयं अपराध कर रहे हैं जी। दूसरा, अभी महाराष्ट्र में मैं थी तो मुझे खुद नितिन गडकरी जी ने बताया कि यहाँ नियम है कि 500 मीटर तक स्कूल, अस्पताल और धर्मालय, जिनालय, बौद्धालय, मंदिर, इसके पास शराब की दुकान नहीं हो सकती, उसका पालन हो रहा है। ये मैंने यहाँ भी कहा कि आप दूर रखो। और एक आदमी 11 बोतलें घर ले जा सकता है, और देशी में विदेशी और विदेशी में देशी बिकने लगी, और अहाता भी हो गया तो 18,000 दुकानें हो गई सीधी जी। और मुझे डर क्या लग रहा है कि पंजाब में जो समृद्धि शुरू हुई थी, पंजाब पहले भी समृद्ध था जी, लेकिन जब एग्रीकल्चर में उनका बहुत जोर से प्रोग्रेस हुआ, एजुकेशन होने के बाद, भाखड़ा वगैरह के बाद में, तो उसके बाद में पहले शराब शुरू हुई। और जब शराब से आदमी को तृप्ति नहीं होती, एक समय वो आ जाता है जब शराब का वो आदी हो जाता है तो वो नशे की ओर जाता है। उसी में उड़ता पंजाब हुआ है जी। उसी पे मैं बहुत बोली। आपको आश्चर्य होगा कि 1.5 साल में शिवराज जी से बात कर रही हूँ, मैंने किसी को नहीं बताया। फिर मैं धीरे धीरे ओपन होने लगी। फिर मैंने संगठन के लोगों से कहा, तो मैं तो जितने लोगों से मिली सबने कहा कि आपने जो बातें कही वो ठीक ही, हम शिवराज जी से बात करते हैं। अब जब उसका कोई परिणाम नहीं आया तो ये तो बात मेरे लिए बिल्कुल ऐसी है जैसे अयोध्या के लिए, जैसे हुगली में तिरंगा फहराने के लिए, या जैसे गंगा के लिए, या जैसे यहाँ सरकार बनाने के लिए मैंने एक चुनौती मान ली थी। मैं शराबबंदी के लिए कह ही नहीं रही हूँ, मैंने खुद शराबबंदी नहीं की थी जब मैं सीएम थी, लेकिन मैंने माफिया तोड़ दिया था। उसमें माफिया सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, शराब माफिया जो कांग्रेस के साए में पनप रहा था।
उसको ख़त्म कर दिया था बिल्कुल, लॉटरी सिस्टम पे ले गए थे। और मिठाई और कपड़े की दुकान वालों को भी शराब की दुकानें मिल गई थी। और निषिद्ध स्थानों पर तो मेरे होते हुए संभव ही नहीं था कर पाना, और थी भी नहीं, पहले से ही नहीं थी। अभी एक ऐसा मुझे डर लग रहा है कि मध्य प्रदेश शराब में बह जाएगा। तो मेरे लिए तो पार्टी ने ही मंत्र दिया ना, खुद से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। तो मैं मध्य प्रदेश की रिप्रेजेंटेटिव रही हूँ, सांसद रही हूँ, भोपाल से, खजुराहो से, मुख्यमंत्री मेरी जिम्मेवारी बनती है। तो मैं आपकी बातों से मुझे ऐसा लगता है कि आप शराबबंदी के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन जो शराब की जो नीति है वो एमपी की ठीक नहीं है। तो जो आप जो चाहती हैं उसमें आपको सरकार का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। नहीं, मैं शराबबंदी के पक्ष में नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। मेरा बस चलेगा तो मैं पूर्ण शराबबंदी ही करूँगी, लेकिन मुझे इसके डिस्क्वालिफिकेशन समझाए गए हैं। हम हरियाणा में फेल हो गए, मुझे पता है, हम आंध्रा में फेल हो गए, हम गुजरात में बंद किए हुए हैं, और बिहार में, ये दोनों एक जगह एनडीए है और बीजेपी की सरकार से पहले से बंद है गुजरात में। बिहार में एनडीए में नितिन जी बंद किए हुए हैं। तो मेरा ये कहना है कि बिहार में हमारी आबादी से ज़्यादा आबादी है, गरीबी रेखा के नीचे हमसे ज़्यादा लोग हैं, राजस्व की उनको ज़्यादा कमी है, फिर भी उनने हिम्मत की है। और चाहे उनके एमएलए एमपी शराब पीते हुए पकड़े गए, तब भी नीतीश कुमार बोलते हैं कि जो पी रहे हैं ना वो चोरी से पी रहे हैं, शहंशाहों की तरह नहीं पी रहे, चोरों की तरह पी रहे। देखिए, मेरा मूल, अगर मेरा बस चलेगा तो मैं इस धरती से शराब का नामो निशान मिटा दूंगा, लेकिन मेरे को पता है कि ऐसा होना नहीं। तो मैंने कहा कम से कम इतना तो इज्जत रख लो महिलाओं की, कि बाजार में आहाते खोल दिए। आहाते समझते हैं आप, कॉम्प्लेक्सेस। जी। मजदूरों की बस्ती के सामने यहाँ मजदूर सीधा वहीं बैठ के पी रहा है, घर में पैसे ही नहीं ले जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा शिकार स्त्रियाँ हो रही हैं। क्यों? घर में पैसे नहीं तो स्त्री मजदूरी कर रही, बेटी की पढ़ाई प्रभावित हो रही, लड़कियों के साथ छेड़खानी हो रही, और सबसे कमजोर वर्ग है तो इसका शिकार हो रहा है। तो इसलिए मेरे को ये बात में, इस बात में स्वभाव ऐसा है कि अगर मुझे लग रहा है कि मेरी बात सही है तो नहीं सुनी है, तो मुझे वो व्यक्त करनी पड़ती है। अगर मैं उसको व्यक्त ना करूं तो मैं उसको अधर्म और पाप मानती हूं कि मैं क्यों नहीं बोल रही हूँ। तो इसका मतलब ये रहा कि जो आपकी जो आक्रामकता है उसमें कोई सियासी मायने नहीं है। बिल्कुल राजनीतिक नहीं, ये पूरी तरह से सामाजिक है। आप यकीन करो, जब अयोध्या आंदोलन था, एक समय ऐसा आ गया जब बीजेपी ने अयोध्या आंदोलन के से थोड़ा सा दूरी हुई 96 में। फिर जब 99 का हमारा कॉमन मैनिफेस्टो बना तो उसमें अयोध्या आंदोलन नहीं था। उसके पहले में था, 98 में था, 96 में था, लेकिन और उसके पहले तो था ही। और हमारे एक महासचिव का बयान भी आ गया कि ये तो एक ऐसा चेक है जो एक बार कैश हो गया, और एक बार जो कैश हो गया वो दोबारा कैश नहीं हो सकता। तो उनको बहुत डांट भी पड़ी कि आप माफ़ी भी मांगनी पड़ी, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा। अटल जी प्रधानमंत्री थे, मैं उनकी मिनिस्टर थी। जब अशोक सिंघल और रामचंद्र दास परमहंस जी अनशन पे बैठ गए अयोध्या में, अगर अब पता हो तो, आप छोटे रहे होंगे उस समय, अयोध्या का घेराव मतलब हदबंदी कर दी गई। मायावती की सरकार थी, वो हमारे द्वारा सपोर्टेड सरकार थी, केंद्र में हमारी सरकार थी। तो मैं तो गई अयोध्या और अटल जी को बोल के गई, उनकी कैबिनेट मिनिस्टर थी मैं, कि नहीं, मैं तो अशोक जी का समर्थन करती हूँ, वो ठीक कह रहे हैं, मंदिर के निर्माण के आगे के प्रक्रियाएं शुरू होनी चाहिए। मुझे अटल जी ने नहीं रोका। मैंने कहा आप चाहें तो मेरा इस्तीफा ले सकते हैं। उन्होंने कहा ना ना जाओ, ये तुम्हारा निजी आस्था का विषय है। शराब भी मेरे लिए सामाजिक विषय है, राजनीतिक नहीं। बाकी मैं शिवराज जी का बहुत आदर करती हूँ, मैं उनको अपने से बेहतर व्यक्ति मानती हूँ। उनका टॉलरेंस लेवल भयानक है, मैं नॉनसेंस में बिल्कुल इनटॉलरेंट हूँ। तो इसलिए इस दृष्टि से हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं बिल्कुल। वो धैर्यवान है, मैं अधैर्यवान हूँ। उनने बहुत अच्छे ढंग से सरकार चलाई सबको साथ लेकर के, क्योंकि मैंने आपको कहा ना मैं नॉनसेंस बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकती हूँ। तो इसलिए मैं तो उनको अपने से बेहतर व्यक्ति मानती हूँ। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, मैं शराब के खिलाफ हूँ। मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, मैं शराब के खिलाफ हूँ। आप खुद मुख्यमंत्री रही हैं, लेकिन आपने एमपी में शराबबंदी नहीं की। तो आपको क्या लगता है कि अभी शिवराज मुख्यमंत्री हैं, तो क्या जो नई लिकर पॉलिसी आनी चाहिए या शराबबंदी होनी चाहिए, पूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए, या जो लिकर पॉलिसी नई आ रही है उसमें क्या क्या बदलाव होने चाहिए? मैंने इसलिए पूर्ण शराबबंदी नहीं की क्योंकि माफिया तोड़ा और फिर आगे परम लक्ष्य मेरा वही था। मैं शिवराज जी से भी ये नहीं चाहती हूँ कि वो पूर्ण शराबबंदी करें। मैं ये चाहती हूँ कि जब प्रधानमंत्री तीनों कृषि कानून वापस ले सकते हैं, जो बहुत बड़ी बात थी, तो इस शराब नीति को वापस लेकर संशोधित नीति को जारी करने में कोई दिक्कत नहीं।
जैसे अभी वो कह रहे हैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों से 50 मीटर की दूरी रहेगी, तो 50 मीटर की दूरी का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तो इनसे 500 मीटर की दूरी हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, इनसे 500 मीटर की दूरी हो, स्कूलों से अस्पतालों से 500 मीटर की दूरी हो, और स्कूल में तो खुले भी शाम को 5 बजे के बाद जो 500 मीटर की दूरी वाले हैं, ताकि लड़के लड़कियां आराम से निकल सकें। और अहाते तो बिल्कुल ना हो, क्योंकि अहातों में ये कोई यूरोप थोड़े ना है कि हाँ लोग अहातों में बैठ के शराब पियेंगे। ये तो भारत है, गरीब लोग ज़्यादा हैं, वो हाथों में बैठ के पियेंगे, ऊपर मतलब उनका पूरा पैसा खर्च कर देंगे, बर्बाद कर देंगे पूरा। तो अहातों को बिल्कुल बंद कर दें, और अगर कुछ मजबूरी है तो बाहर ले जाएं शहर के मैरिज गार्डन्स में, क्योंकि शराब पी करके हमारे देश में गाड़ी चलाना दंडनीय अपराध है, तो हम ही वो अपराध करा रहे हैं। हमारी नीति होनी चाहिए कि कम से कम लोग शराब कैसे पिएँ, और हमने नीति अपना ली है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शराब कैसे पिएँ। तो ये जो बात है, ये जो 3-4 सुझाव मैं दे रही हूँ, इनको मान लेने में कोई कठिनाई नहीं। और आप आश्चर्य करोगे, मैं आज नितिन जी के साथ बैठी थी नागपुर में, वो मुझसे सहमत हैं। मैं यहाँ पार्टी कार्यालय में अपने पार्टी के केंद्र के प्रभारी नेताओं के साथ बैठी, वो मुझसे सहमत हैं। मैं दिल्ली में अपनी पार्टी के वरिष्ठतम जो हैं उनके साथ बैठी, नाम नहीं कोट करना चाहिए, वो मुझसे सहमत है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि शिवराज जी को प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो क्यों सहमत नहीं है आपको लगता ये है? शिवराज जी से पूछना पड़ेगा, मुझसे नहीं। यही सवाल शिवराज जी को बताना पड़ेगा, उनको उत्तर देना है इसका, मुझे नहीं। तो 2 सवाल है मेरे। पहला सवाल ये है कि ओबीसी आरक्षण को आप किस नज़रिए से देखती हैं, और दूसरा ये है कि पंचायत चुनावों का रिजल्ट जो है 2023 के विधानसभा चुनाव पर क्या असर डालेगा? पहला जो सवाल है, आपको अगर जानकारी हो, 96 में जब देवगौड़ा जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो 33% महिलाओं का आरक्षण आया, तो मैं ही तो खड़ी हुई थी विरोध में कि ओबीसी महिलाओं के आरक्षण में अगर इसमें प्रोविजन नहीं है ST SC ओबीसी का, तो आरक्षण को आप वापस लीजिए। तो उन्होंने तुरंत वापस ले लिया, और उसका बहुत हंगामा हुआ था, पार्लियामेंट थोड़ी सी लेट जॉइन भी हो गई थी। और वो एक समय ऐसा आ गया था जब लालू, मुलायम और मैं, हम सब एक हो गए थे, जॉर्ज फर्नांडिस। और तब भी अटल जी ने मेरे को प्रोटेक्शन दिया। जब उन्होंने मेरे को बाहर बुलाया, जब हाउस एडजर्न हो गया, रक्षक बहुत हुआ हाउस में, तो उन्होंने कहा बेटा तुमने ऐसे क्यों किया, ये पार्टी लाइन नहीं थी। मैंने कहा इस देश का जो ओबीसी वर्ग है वो एंटी हिंदू नेताओं के साथ इसलिए है क्योंकि आपके यहाँ उसको अपनी जगह नहीं दिख रही है। आप अपने यहाँ उसकी जगह बनाइए तो वो उनका साथ छोड़ देगा, लालू का, मुलायम का, वो वामपंथियों का साथ छोड़ देगा। अभी वो आपके साथ नहीं है क्योंकि आपके यहाँ उसकी स्पेस नहीं है। तो मैं तो हमेशा से इसकी पक्षधर रही हूँ, लेकिन मेरे मन में ऐसा है, आपको बताऊँ, ये तो राजनीतिक आरक्षण है कि सरकारी नौकरियों में भी, प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी नौकरियों से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां बढ़ गई हैं, उसमें ओबीसी और जो गरीब तबके के सवर्ण हैं उनका भी 10% आरक्षण होना चाहिए। इसे मिलाकर के वहाँ भी आरक्षण होना, तो और इसमें आगे चली गई। आर्थिक दृष्टि से सब पिछड़े हैं फिर, और जो भी आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा है उसमें फिर अपर कास्ट और लोअर कास्ट और ओबीसी कोई नहीं है फिर आर्थिक दृष्टि से। सामाजिक दृष्टि से पिछड़ापन अलग है जी। सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन की मार झेलता है ओबीसी और ST SC, लेकिन आर्थिक पिछड़ेपन की मार तो ब्राह्मण ठाकुर भी झेलते हैं, बनिए भी झेलते हैं। कई लोग सुसाइड कर गए हैं, पूरा का पूरी गाड़ी ढकेल दी उन्हें नदी में, सुसाइड कर गए। तो इसलिए जो प्राइवेट नौकरियां हैं उनमें 10% अपर कास्ट को आरक्षण देते हुए ओबीसी को आरक्षण वहाँ भी देना चाहिए और ST SC को भी देना चाहिए, प्राइवेट में भी देना चाहिए। ये बात करूँ उस आरक्षण की, इसलिए मैं आरक्षण की पूर्णतया पक्षधर हूँ, ST SC और ओबीसी की। तो ये तो ओबीसी आरक्षण पे का जवाब हो गया। दूसरी थी पंचायत चुनाव का क्या असर पड़ेगा 2023 के चुनाव पर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस खत्म हो गई है और कांग्रेस उन्हें सुसाइड की और सामूहिक आत्मघात किया। उनके यहाँ एक हीरा था, उस हीरे ने ग्वालियर में हमारा सुपड़ा साफ कर दिया था ज्योतिरादित्य जी ने। आपको पता है हमें पूरे ग्वालियर डिवीजन में सबसे बड़ा डिवीजन यहाँ का ग्वालियर चंबल संभाग है, सिर्फ 2 विधानसभा सीटें मिली थी हमें, और उसको इतना अपमानित किया, उसकी इतनी हंसी उड़ाई दिग्विजय सिंह जी ने और कमलनाथ जी ने, और उसको जिस प्रकार से धकेल दिया अंत में इस स्थिति में कि वो उसके सामने कोई रास्ता नहीं बचा अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए, और वो हमारे पास आ गए। आज उनके पास कैंपेनर नहीं, कमलनाथ जी ज़्यादा मेहनत कर नहीं पाते, दिग्विजय सिंह जी जहाँ जाते हैं वहाँ वोट कम हो जाते हैं उनके, कांग्रेस के ही वोट कम हो जाते हैं। खुद कमलनाथ जी ने दिग्विजय सिंह ने कहा था मेरे को देख के वोट कम हो जाएंगे, उनके पास कैंपेनर ही नहीं, राहुल भी कैंपेन नहीं कर सकते।
तो ऐसी स्थिति में जो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे मध्य प्रदेश अगर हो जाएगा तो सिक्किम के जैसा हो जाएगा, जहाँ एक बार विरोधी दल का एक भी उम्मीदवार नहीं जीता था। जी। आपको अगर पता हो तो पवन चामुलिंग जो हैं वो लगभग सारी सीटें जीत गए थे, और इसका कारण है कि मध्य प्रदेश बीजेपी का स्टेट हो गया है। जी। आप समझ रहे, यहाँ व्यक्ति का महत्व नहीं बचा, संगठन का महत्व हो गया और सिंबल का महत्व हो गया, और वो मोदी जी ने उस पर, मोदी की सील लग गई उस पर। अब मोदी की विश्वसनीयता, मोदी की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर कमल जो है उस पर सील लग गई। तो अब लोगों को, अगर आपको कांग्रेस का वो समय याद हो 71 का, तो लोगों को इंदिरा गांधी, कमल और पंजाब और कांग्रेस, उम्मीदवार कैसा भी है उन्हें वो उम्मीदवार से मतलब नहीं रखती थी, वोट दे रहे थे कांग्रेस को, बहुत भरोसे से वोट दे। भरोसा एक बार जो टूटा और टूटता गया तो आज उनका वो नेस्तनाबूद हो गए। तो अब तो 25-30 साल बीजेपी रहेगी इस देश में, अधिकतर राज्यों में भी रहेगी, और मध्य प्रदेश में तो बीजेपी कांग्रेस का सुपड़ा ही साफ हो जाएगा। तो जब क्योंकि 2023 में चुनाव होंगे एमपी में, और जब सियासत की बात आती है तो कहीं ना कहीं पर नज़रें आप पर भी टिकती हैं। जैसे आपने कहा कि मैंने ब्रेक लिया है सियासत में, तो क्या ये ब्रेक ख़त्म हो गया? क्या 2023 में आपकी इच्छा है कि आप सियासत में आए, एमपी में तो सियासत में हूँ ही, आप चुनाव लड़ें? मैं पहले एक बात समझ लो, ये अपने दिमाग से निकाल दो कि सियासत सिर्फ चुनाव लड़ने से होती है। कई लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, इनसिग्निफिकेंट, 3-3 लाख वोटों से जीते हुए वहाँ, आपको उनके नाम नहीं पता। केंद्र में कई मंत्री ऐसे हैं कि आपको दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा, अच्छा ये भी केंद्र में मंत्री है। तो इसलिए कंट्रीब्यूट करने के लिए, डिलीवरी करने के लिए आप सत्ता में ही हों और आप लोकसभा या विधानसभा की सीट पे ही बैठे, वैसा नहीं होता। आपकी कैपेसिटी क्या है, आपके लक्ष्य क्या है, आपकी रेपुटेशन क्या है, इस पे होता है। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं एमएलए एमपी हूँ नहीं, तब भी मेरी राजनीति चली रही है। मैं राजनीति कभी नहीं छोड़ूंगी, मरते दम तक राजनीति नहीं छोड़ूंगी। और मैं 24 का चुनाव जरूर लड़ूंगी, 23 के चुनाव में यहाँ भाजपा की सरकार बने, उसमें मेरी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन होगा वो करूँगी। तो आपने कहा कि 2024 का चुनाव आप लड़ेंगी, 2023 का एमपी का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी? नहीं, तो मैंने ये नहीं कहा है। मैंने ये कहा है कि यहाँ बीजेपी की सरकार बने, उसमें कंट्रीब्यूट करूंगी। तो उसी 2024 के चुनाव से अगर हम जोड़ के देखें तो आप 2024 का चुनाव एमपी से लड़ना चाहती हैं या यूपी से लड़ना ये चाहती हैं? सवाल आपको बीजेपी से करना, मुझसे नहीं। तो क्या आप उमा भारती को 2024 का चुनाव लड़ाएंगे, और लड़ाएंगे तो कहाँ से लड़ाएंगे? ये बीजेपी के कोई भी जो जवाब देने की अथॉरिटी हो उनसे करना। मैं उसकी अथॉरिटी नहीं हूँ जवाब देने की, और राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा कोई अथॉरिटी नहीं है इसकी। लेकिन आपकी कोई इच्छा? नहीं, मेरे को अजीब बात है मेरे लिए, सच्ची में बताऊँ आपको, कि मैं 3-4 राज्यों में से लड़ सकती हूँ। इसको मैं क्या कहूँ, अपना गुण कहूँ कि अवगुण कहूँ? मतलब यूपी से मैं लड़ी ही हूँ, एमएलए भी लड़ी, एमपी भी लड़ी, मध्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर भी रही, तो यूपी में चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट थी मैं 2014 में, और ओरिजिनल प्रस्ताव 14 का लोकसभा का जो, सॉरी 17 में चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट थी, और 14 में जो ओरिजिनल प्रस्ताव था वो उत्तराखंड से लड़ने का था, हरिद्वार से। तो इसलिए, और जबकि मैं अपने आप को, आप यकीन मानिए, बल्कि मैं कई बार सोचती रहती हूँ कि ये मैं ही हूँ या कोई और है। मैं अपने आप को अति साधारण व्यक्ति मानती हूँ, जिसके आसपास की परिस्थितियाँ असाधारण हैं, और वो क्यों है वो रहस्यमय है मेरे लिए। ईश्वर की कृपा है, लोगों की कृपा है, और मेरे अंदर एक ही है कि अपनी धुन में है, जो मुझे काम दे दिया जाएगा उसमें बहुत जोर से लगती है। आक्रामक योद्धा तो मैं जरूर हूँ, लेकिन ना तो मुझे बुद्धि है, ना मुझ में बहुत समझ है राजनीतिक। राजनीति में हूँ जरूर, कहीं से भी लड़ा देंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरा सबसे जो प्रिय राज्य है वो उत्तराखंड है, और सबसे प्रिय शहर जोधपुर है। तो थोड़ा सा अपने सियासत से थोड़ा सा अलग हटता हूँ, क्योंकि गंगा सफाई एक आपका बहुत प्रिय सब्जेक्ट रहा है। उसमें मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि गंगा सफाई की अभी स्थिति क्या है, और दूसरा क्या सियासी तौर पर जो सरोकार हो गए गंगा को लेकर हमारे, वो सामाजिक से ज़्यादा सियासी संदेश देने को लेकर है, खासतौर से गंगा सफाई पर? गंगा का अभियान तो बहुत सालों से चल रहा है, जब से भागीरथ गंगा लाए होंगे तब से। उसके बाद लोग इसी में लगे रहे कि गंगा ठीक से चले। नाश तो हमने 100 साल में लगाई। अभी बराक हुसैन ओबामा का मैंने बहुत सुन रहा, हम कहेंगे तो कोई सुनेगा नहीं। हम बोल रहे थे वो बात जो बराक हुसैन ओबामा ने बोली, कि जो वनस्पतियाँ, जो इकोलॉजी करोड़ों साल से चली आई, वो हमने 100 साल में खत्म कर दी। क्यों खत्म कर दिया हमने? इसी तरह से गंगा का हाल हुआ। तो इसलिए गंगा तो करोड़ों साल से है। गंगा को नष्ट कर देने की कहानी तो 1916 से है।
जब मदन मोहन मालवीय ने सबसे पहले प्रतिरोध किया है कि इसकी अविरलता को आप खंडित नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद की जो सिविलाइजेशन गंगा के किनारे बसाई गई वो एंटी गंगा थी पूरी तरह से, मतलब सारी गंदगी गंगा में छोड़ी गई। फिर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ गंगा के किनारे, वो सारे नाले गंगा में छोड़े गए, केमिकल्स के, गंदगी के। फिर फर्टिलाइजर का जो केमिकल होता है वो भी गया है। उसको सुधार, उसका प्रायश्चित किया है मोदी जी ने एक तरह से। और भगवान की दया ये है, आप देखिए, सच में मैं आपको फिर कहूँगी, कुछ ईश्वर की निगाह विशेष है मेरे ऊपर कि बीजेपी जिन जिन कारणों से आगे बढ़ी है उस समय में मौजूद थी। तिरंगा, गंगा, अयोध्या, और मुझे भगवान ने उसमें कुछ काम करने का मौका दे दिया था, तो मैं गंगा में भी लगी हुई थी। और जब मैं गंगा की मंत्री बनी तो अविरलता पे हमारे डिस्प्यूट हो गए, क्योंकि मेरा ये कहना था कि इतना पानी छोड़ना, और 7 IIT कंसोर्टियम का जो रिकमेंडेशन है उसके अनुसार पानी छोड़ना। GD अग्रवाल भी एक थे, लेकिन 7 IIT का जो कंसोर्टियम हमने बनाया हुआ था, उनका जो रिकमेंडेशन था, मैंने कहा उनका, क्योंकि सब वो पर्यावरणविद थे, उनका रिकमेंडेशन है कि इतना पानी छोड़ना, तो इतने पावर प्रोजेक्ट वहाँ नहीं लग सकते। और इस पावर प्रोजेक्ट से जो उत्तराखंड की क्षति होगी, 12% का जो स्टेट का शेयर होता है, वो हम केंद्र से उनको भरपाई करें, मतलब 12% उनको मिलना चाहिए शेयर, तो उनको कोई नुकसान नहीं होगा और गंगा बच जाएगी। गंगा पे जो कम से कम 6 प्रोजेक्ट ऐसे थे जो सीधे गंगा को नुकसान पहुंचा रहे थे, तो अविरलता पे। इसी तरह से नरोरा से बहुत पानी निकाल लेते हैं। तो मेरा ये कहना था कि नए किस्म की इरिगेशन जो टेक्नोलॉजी है वो लागू कर दो वहाँ पे, उनको मार्केट दे दो, रूट दे दो उसको। ये बातें थी जिस पे मैं कैबिनेट में भी सबको एक मत नहीं कर पा रही थी। अधिकारी अधिकतर मेरे साथ रहते थे, मैं आपको अजीब बात बताऊं, अधिकारी मेरे साथ रहते थे, तो सही कह रही है बिल्कुल। लेकिन स्थितियां ऐसी बन गई अंत में, और निर्मलता के लिए ठीक से काम हुआ। रिवर फ्रंट बने, गंगा घाट बने, STP लगे, ETP लगे, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, और प्लांटेशन के लिए हमने FRI को इंगेज किया जो देहरादून में, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। वाटर क्वालिटी की चेकिंग के लिए हमने नीरी को इंगेज किया जब मैं मंत्री रही। और नितिन जी ने भी, जब उनको दे दिया गया, मेरे इतने डिस्प्यूट हो गए, क्योंकि मैंने शपथ पत्र अपने मन का दे दिया कोर्ट में कि गंगा पे पावर प्रोजेक्ट नहीं लगने चाहिए, जबकि ये तय हुआ था कि तीनों मंत्रालय मिल के देंगे, ऊर्जा, पर्यावरण और हम, और हमने खुद दे दिया। अब वो कोर्ट की प्रॉपर्टी हो गई, अब उसको रद्द करके दूसरा देना तो डिस्प्यूट खड़ा करना, चीज उलझ गई, तो मेरा विभाग बदल दिया। तो उसमें भी मैंने गंगा ढूंढ ली ODF के लिए। गंगा के नाम पूरा जो गंगोत्री से गंगा सागर तक जो ODF हुआ है, मैं उसमें लग गई थी, मैं गंगा तो छोड़ूंगी ही नहीं। तो इसलिए डिस्प्यूट निर्मलता को लेके नहीं था। ये जरूर दिक्कत आ गई कि जो कोरोना आ गया ना, तो STP की जो शिलान्यास तो मैं ही कर रही हूँ सारे STPs के, चाहे वो कानपुर का हो, चाहे वो बनारस का हो, चाहे वो ऋषिकेश का हो, चाहे वो हरिद्वार का हो, सबके मैं ही कर गई हूँ, चाहे वो रिपेयर्स हों पटना के STPs के। लेकिन शिलान्यास अब होंगे जी। नहीं, मैंने तो इसलिए, कोरोना ने सेटबैक लाया है 1.5 साल का। नहीं, मैंने इसको सियासी तौर पे इसलिए कहा गंगा को, क्योंकि आप तो आपसे बेहतर, हाँ थोड़ा जी। बोलना है। गंगा के बारे में अब रिपोर्ट आ गई है कि गंगा की वाटर क्वालिटी में सुधार आ गया, साइंटिस्ट की रिपोर्ट आ गई, क्योंकि कुछ STP फंक्शनल हो गए जी। और रुद्रप्रयाग तक के नाले मैंने चेक करवा दिए, रोक लो और साफ करके। अब नाला तो बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते थे कि नाला ही रोक दें, ऊपर से नाला भी निकलना था, अब नहीं तो हमको सिविलाइजेशन को शिफ्ट करना पड़ता। तो गंगोत्री में तक लगे STP। और इसलिए कुल मिला के हुआ कि अब मुझे संतोष है। मैं अभी जब गंगा यात्रा पे निकली ना, तो मुझे गौरव भी है, संतोष भी है कि अच्छा मैंने ये भी, मेरे को हो गया। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? इट्स सो पर्सनल, द हैप्पीनेस वाज सो पर्सनल बिकॉज आई वाज नॉट मिनिस्टर एनीमोर दैट टाइम, आई हैड रिजाइंड, बट व्हेन आई वाज वॉकिंग अलोंगसाइड गंगा, तो मेरे को एक अजीब किस्म का वो आता था, जीवन मुक्ति का भाव, कि इससे ज्यादा और क्या चाहती थी तुम, हो तो गया। अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक ही होगा। उसमें मोदी जी का बहुत प्रोटेक्शन रहा, फिर अंत में मोदी जी का प्रोटेक्शन रहा मेरे साथ। हाँ, तो मैं ये मानूं कि भले ही आपका मंत्रालय बदल दिया गंगा को लेकर और आप उस गंगा सिस्टम का हिस्सा भी नहीं है, लेकिन जो काम हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। हाँ। और दूसरा, इसमें मेरा दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि, और अच्छा हो रहा है, प्लस वो हो रहा है जिस पे डिस्प्यूट था, अंत में उन्होंने माना कि गंगा को अविरल करना पड़ेगा। PMO में बैठक हुई और ये तय हुआ कि आपको कुछ पावर प्रोजेक्ट रद्द करने पड़ेंगे उत्तराखंड के, और उसकी जगह पे भरपाई हम देने को तैयार है, ये भी तय हुआ। हाँ, तो मैंने एक्चुअल में इसको सियासी तौर पर मैंने इसलिए इस शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि
यमुना भी बहुत मैली है और उसकी कोई बात नहीं होती है। क्या गंगा की बात लगातार इसलिए होती है कि उसके धार्मिक और सियासी मायने बड़े हैं? ऐसा नहीं है। हमने जो आपको आज ये आपने सवाल करके बहुत अच्छा किया। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। हमने गंगा को डिफाइन किया, बहुत दिक्कत हुई, हफ्तों लगे इसमें अधिकारियों के साथ चकचक होने में। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गंगा? तो कहें देवप्रयाग के बाद गंगा है। मैंने कहूँ ना, उसके 3 स्टेप हैं, अलकनंदा है, भागीरथी, मंदाकिनी है। गंगा एंड यमुना बोलो, तो जो योजना बनी वो गंगा प्लस यमुना बनी है, और उसकी ट्रिब्यूटरीज के लिए भी बनी, नहीं तो वो तो गड़बड़ करने वाले थे। सारी चीजें देवप्रयाग से शुरू होनी जी। अविरलता भी देवप्रयाग से लाओ। तो मैंने कहा ना, भागीरथी जहाँ है वहाँ से, मंदाकिनी जहाँ है वहाँ से, अलकनंदा जहाँ है वहाँ से, और यमुना जी, इनको गंगा का पार्ट मानो। तो हमने गंगा यमुना का पार्ट माना, मुंह से बोलने में गंगा बोलते। और वो अगर सक्सेस हो जाता प्लान उसी समय पे, वो 2-3 साल का सेटबैक जो कोरोना ले आया है काम में, सब बंद हो गए थे ना, रिवर फ्रंट के काम और एसटीपी के काम, निर्मलता वाला कंपोनेंट बंद हो गया था। अविरलता तो पॉलिसी है, नीति है, जिस नीति को डिक्लेयर करना एक हिम्मत का काम है। तो किसानों के उग्र आंदोलन हो सकते हैं पानी को बचाने के लिए, तो पहले उनकी व्यवस्था करनी कि उनको नुकसान ना हो। लेकिन निर्मलता में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सहमति सबकी थी, तो वो अभी तक काफी परिणामदायी हो गया होता, वो शुरू हो गया है। उसको लेके कहीं तो सियासत की तो बात आई नहीं, गंगा को लेके सियासत की बात ना मोदी जी के मन में आई, उनके मुंह से निकल गया। बल्कि जब उन्होंने कहा कि मुझे तो गंगा ने बुलाया है, तो मैं समझ गई कि अच्छा गंगा बोल पड़ी, मतलब ये मोदी नहीं, ये गंगा के मुंह से बोल नहीं, पर इनको गंगा का काम करना पड़ेगा। मैं जानती थी कि गंगा का उनका ऋण है कि उन्होंने कहा है कि मुझे गंगा ने बनारस बुलाया है, क्योंकि बनारस पहले गंगा के साथ आइडेंटिफाई नहीं था, बनारस पहले विश्वनाथ के साथ आइडेंटिफाई, गंगा के साथ बनारस को आइडेंटिफाई करना वो मोदी जी के समय पे हो गया। तो एक दूसरा सवाल मेरा और इससे जुड़ता हुआ कि अभी जो आरएसएस प्रमुख है मोहन भागवत जी ने, उन्होंने कहा कि हर मस्जिद में मंदिर ढूंढना गलत है। क्या आप इस राय से आप सहमत हैं? इस्लाम का जो मूल तत्व है ना, उसमें जिहाद उनका एक कॉन्सेप्ट है। रिफॉर्म से वो गुजरे हैं सूफी संत, बहुत नहीं गुजरे, तो दूसरे धर्मों के अस्तित्व को वो लगभग नहीं मानते। जैसे ईसाई है तो वो दूसरे धर्म के व्यक्ति इग्नोरेंट मानता है और उसको नॉलेज प्रदान करना अपना परम कर्तव्य समझता है। इस्लाम में ऐसा नहीं है, काफिर का कॉन्सेप्ट भी है। और इस सब कारणों से बहुत मंदिर तोड़े आक्रमणकारियों ने, सैकड़ों मंदिर तोड़े, हजारों मंदिर तोड़े। तो ठीक कहा मोहन भागवत जी ने कि इसका तो एंड ही नहीं आएगा कभी। लेकिन अयोध्या, मथुरा और काशी के लिए जब विधेयक आया था, 91 का विधेयक था, वर्ष बिल करके पूजा स्थली विधेयक, जिसमें ये था कि चूंकि अयोध्या पे कोर्ट में मामला आ गया है, तो इसलिए अयोध्या को छोड़ के बाकी सब 1947 की स्थिति में रखे गए, तो वो चीज़ मथुरा काशी पे लागू नहीं हो रही है। तो इसलिए मैंने उस भाई देखिए, अब मैं फिर देखिए, अयोध्या में जुड़ी, गंगा में जुड़ी, और मैं क्या बोलते हैं ज्ञानवापी में भी जुड़ गई, क्योंकि मैंने ही उस विधेयक पर पहली वक्ता बनाई गई मैं पार्टी के द्वारा। पहला, आपको पता ही होगा, बहस में जब सत्ता पक्ष कोई नया विधेयक प्रस्तुत करता है तो पहला स्पीकर विपक्ष का होता है, तो पार्टी तय करती है हमारा मेन स्पीकर कौन होगा। तो आई वाज द मेन स्पीकर इन 91 ऑन दैट। तो मैंने उसी समय कहा था कि आप मथुरा और काशी और इसमें जोड़ लो, क्योंकि मथुरा, काशी और अयोध्या में जो मस्जिदें हैं, क्योंकि तब 6 दिसंबर नहीं हुआ था जब विधेयक आया था, लेकिन मामला कोर्ट में था, तो मैंने कहा कि ये मुसलमानों की सामान्य मस्जिदें हैं, लेकिन हिंदुओं के आस्था के वैसे ही स्थान है जैसे कि मक्का मदीना है मुसलमानों का, इसलिए इनको सामान्य स्थान मत मानो तो शांति हो जाएगी, नहीं तो किसी दिन ये सिर उठाएंगे अपना। और सिर उठा लिया देखिए उन्होंने। बाकी मोहन भागवत जी ने जो कहा, हम लोग तो उस पर टिप्पणी नहीं करते, हम तो संघ प्रमुख को भगवान की जगह देखते हैं। तो लगता है आपको व्यक्तिगत तौर पर ये लगता है कि अति धार्मिकता या अति राष्ट्रवाद समाज में विरोध के स्वर पैदा करता है? नहीं, क्योंकि अति राष्ट्रवाद क्या है? अति राष्ट्रवाद ये है कि आप इच्छा रखें कि पीओके हमारा होगा, आप धर्म के मामले में उदार रहें, लेकिन जब राष्ट्र का अहित होते देखें तो फिर उस समय पे आप पूरा उग्रता इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन ये जो बात मैं आपको बताया, आपने बहुत अच्छा किया, फिर आपने मुझे बहुत अच्छे सवाल पूछ करके मुझे बहुत अच्छे उत्तर देने का एक अच्छा अवसर प्रदान कर दिया।
अभी मैंने एक दिन पढ़ा, जिस घर से अफजल निकलेगा उस घर में घुस के मारेंगे। ये क्यों निकला? क्योंकि कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, ये नारा लगा। तो अतिवादी जो एक्सट्रीम विंग होते हैं वो सब जगह होते हैं। फिर अतिवादी जो लोग होते हैं, तो दोनों पक्षों को, हिंदू और मुसलमानों को, उदार और उदारवादियों का पक्ष बड़ा होता है, हमेशा पावरफुल होता है। उस दृष्टि से हिंदुओं ने तो उदारता का अनुगमन किया है, फॉलो किया है। दयानंद जी को, विवेकानंद जी को, नानक देव जी को, रामकृष्ण परमहंस देव जी को और अपने बुद्ध और महावीर को फॉलो किया है। हमने रिफॉर्म को वेलकम किया है, हमने फतवे जारी नहीं किए उनको मार डालने के। इस्लाम को भी रिफॉर्मेटिव होना पड़ेगा, नहीं तो वो कहेंगे कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। तो यहाँ भी एलिमेंट तैयार होने लग जाएंगे कि घर में घुस के मारेंगे अगर घर से अफजल निकलेगा। तो दोनों को दोषी नहीं ठहरा सकते। तो दोषी मैं किसको ठहराऊंगी? मैं बता रही हूँ, उमा भारती को और ओबीसी को। हम दोनों को मिलकर कुछ चीज़ों की निंदा करनी इकट्ठा होके। जैसे नूपुर शर्मा, उस पर पार्टी ने सही कार्रवाई की, क्योंकि वो पार्टी की नीति के विरुद्ध थी, क्योंकि वो पार्टी की प्रवक्ता है और प्रवक्ता की मर्यादाएं होती हैं। प्रवक्ता को इंडिपेंडेंस नहीं है, प्रवक्ता का इंडिविजुअल व्यू प्रवक्ता नहीं बोल सकता चैनल पे। उसको बोलना है वही जो पार्टी की नीति है। तो पार्टी की नीति नहीं है दूसरे के धर्म की खिल्ली उड़ाना, गुस्सा होना अचानक और कुछ बोल देना। तो पार्टी की नीति के विरुद्ध गई, तो पार्टी ने कार्रवाई की, निकाल दिया उसको पार्टी से। उसने खेद व्यक्त कर दिया, उस पर FIR दर्ज है, वो कोर्ट में सामना कर लेगी। दबंग है, शेरनी है, वो लड़की अच्छी है, हिम्मत से मुकाबला कर लेगी। लेकिन उसके पुतले को फांसी लगा रहे, उसके फोटो को जूतों से रौंद रहे। ओवैसी को तुरंत निंदा करनी चाहिए थी इस कृत्य की। सारे मुस्लिम नेताओं को निंदा करनी चाहिए थी कि नहीं, ये इस्लाम तहजीब के खिलाफ है। किसी महिला के फोटो को बूटों से रौंदना, उसके फोटो को फांसी लगाना नहीं की। इस पर चुप्पी साध गए। इसी में से फिर ऐसे नारे निकलते हैं कि जिस घर में अफजल निकलेगा उस घर में घुस के मारेंगे। इसलिए अगर ये सब चीज़ें बंद करनी है तो गलत बात की निंदा करो। अगर हिंदू की गलत बात है तो मैं उसकी निंदा करूं, और अगर मुसलमान की गलत बात है तो फिर मुस्लिम तबके के लोग उसकी निंदा करें। उनको नूपुर शर्मा के फोटो को फांसी देना, उसको जूतों के नीचे रौंदना, उसकी निंदा करनी पड़ेगी। नहीं तो आगे और भी भत्स हो जाएंगी घटनाएं। मैं ये कह रही हूँ, और ये हिंदू समाज की तरफ से भी हो जाएंगी। लेकिन जब नूपुर शर्मा ने कोई आपत्तिजनक बयान दिया तो आपने क्यों नहीं विरोध किया, बल्कि आप सपोर्ट में आई उनकी बाद में कि उनके साथ गलत हो रहा है? नहीं, मैंने कहा कि उन्होंने गलत किया, आपने मेरा बयान नहीं देखा। मेरा बयान यहीं से शुरू हुआ कि वो पार्टी की नीति के, आप वो तो रिकॉर्ड में, वीडियो में है ना, आज तक में है, ABP में है, बड़े चैनल हैं, देश के बहुत रेपुटेड चैनल है, वहाँ पे। लेकिन जब उन्होंने बयान दिया तो उसके तुरंत बाद कोई विरोध आया नहीं हिंदू धर्म के आपको मैं बताऊं, पहले तो हम बयान ही नहीं समझे क्या है, क्योंकि फिर बयान तो वो ऐसे ऐसे हो गया ना, मतलब दिखा नहीं रहे, तो लगा अच्छा कुछ बयान दे दिया है और जो पार्टी की नीति के खिलाफ है, इसलिए पार्टी ने एक्शन ठीक ले लिया। हम तो यही बोले कि ठीक एक्शन लिया है, लेकिन उसकी फोटो को बूटों के नीचे रौंदना एक महिला की, लड़की की, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, वो ठीक नहीं है। उसकी फांसी देना पुतले को, ये भी ठीक नहीं। उस पर 1 करोड़ का फतवा जारी करना, ये भी ठीक नहीं। एक सवाल थोड़ा और इसी से जोड़ते हुए मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि संत समाज के इन दिनों कुछ चेहरे सामने आ रहे हैं हमारे, जैसे हर व्यक्ति अपने आगे नाम के आगे संत लिखने लगा है। तो आपको लगता है कि ये ठीक है, और बड़े संतों को जैसे आप लोगों को भी इसका विरोध करना चाहिए कि हर आदमी अपने आगे संत लिखने लगा है? मैं तो बड़ा संत हूँ, मुझे तो अधिकार भी नहीं है किसी को लाइसेंस देने का कौन संत है वो कौन संत नहीं। हमारे शंकराचार्य हैं, महामंडलेश्वर हैं, आचार्य महामंडलेश्वर होते हैं, जो अखाड़ों के नियंत्रक होते हैं, उनके शासक होते हैं। ये सब उनका काम है, मैं तो कुछ नहीं बोलती उन लोगों के बारे में, मैं एक लफ्ज़ नहीं बोलती। एक दूसरा सवाल, थोड़ा अलग तरीके से सवाल है थोड़ा सा, कि शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो आपको दोनों के काम के दायरे को आप कैसे देखती हैं? परिस्थितियां अलग हैं दोनों की। यहाँ हम शासन में हैं 2003 से, वहाँ वो शासन में आए हैं 6 साल पहले। 6 साल भी नहीं हुए एक प्रकार से, क्योंकि अभी अभी तो चुनाव खत्म हुआ है, मतलब 6 महीने भी नहीं हुए होंगे। वोटिंग ही हुई मार्च में जाकर के, सरकार शायद मार्च में बनी। तो इसके पहले वहाँ समाजवादी पार्टी का शासन था। इतना मिसरूल था वो कि वो अखिलेश का मैक्सिमम है जो उसको मिला है। अब अखिलेश खत्म होने वाले हैं, फिनिश स्टोरी है। मायावती की तो हो ही गई, अखिलेश की भी हो जाएगी, और मैक्सिमम भी धोखे में मिल गया है उनको।
लेकिन जब बाद में वो अपशब्द और असंयत भाषा बोलने लगे तो लोग उनसे बिदकने लगे, फिर कि उनको याद आ गया, लोग भूल नहीं सकते। मकान, दुकान, खेती पर कब्जा, खुली दुकान तुम्हारी और बंद दुकान हमारी का नारा, ये सब राम वृक्ष यादव ने जिस प्रकार से भून दिया डीएसपी को, ये सब लोग भूलते नहीं और उस कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो इसलिए वहाँ की स्थितियाँ अलग हैं, यहाँ की स्थितियाँ अलग हैं। मध्य प्रदेश शांतिपूर्ण राज्य रहा। मध्य प्रदेश में बहुत ही डिसेंट पॉलिटिक्स हुई। जब हम चुनाव लड़े, हम और दिग्विजय सिंह, तो मुझे हमेशा छोटी बहन कहते रहे, मैं उनको दादा भाई कहती रही पूरे चुनाव के दरमियान। चुनाव जीतते ही मैं उनके घर गई, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि मैं अच्छी सरकार चलाना चाहूँ। मैंने 9-10 महीने में ही कांग्रेस का रहा भी खत्म कर दिया, कोऑपरेटिव्स खत्म कर दिए, नगर निगम जीत लिए, नगर पालिकाएं जीत ली, पंचायतें जीत ली 80%। मतलब यहाँ तो सुपड़ा ही साफ कर दिया था, फिर मेरे को निकाल दिया पार्टी में। तो इसलिए यहाँ तो कोई चैलेंज ही नहीं है शिवराज जी के सामने। उसको तो बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। शिवराज जी के सामने चैलेंज था वायदों को पूरा करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और उस सातत्य को बनाए रखना, उसकी निरंतरता को बनाए रखना सरकार की, इसमें शिवराज जी का अहम रोल रहा। मेरे से बेहतर तरीके से उन्होंने सरकार चलाई। योगी को जिस स्थिति का सामना करना है कि वहां पर प्रशासन ही सपा बसपा में बट गया था, जातिवाद में बट गया, कांग्रेस और बीजेपी का तो अस्तित्व ही खत्म था वहां पर, और वहां पर लोगों को पॉलिटिकल डिविनिटी मालूम ही नहीं थी, राजनीतिक शुचिता ही नहीं पता थी लोगों को कि वो क्या होती है। स्वाभाविक मानते थे लोग कि हम तो राजनीति में पैसे बनाने के लिए ही आए हैं। उस कल्चर को ठीक करना बहुत कठिन काम था योगी के लिए, इसलिए बुलडोजर वहां चला कस के। अब वो यहाँ नहीं चल पाएगा, क्योंकि यहाँ तो अगर कब्जा होगा तो हमारे ही शासन के समय का होगा। वो 2003 से चला आ रहा है, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो हो सकता है इस बीच में हमारे ही लोगों ने कब्जे कर लिए हो कई जगहों पे, तो हो सकता है हमें अपने ही लोगों के कब्जे हटवाने पड़े, क्योंकि कांग्रेस का रूल तो 20 साल पुरानी बात है। सो सी यू, आप उन दोनों स्टेट को सिमिलर नहीं कर सकते। यहाँ 20 साल से बीजेपी का रूल है, 20 साल में जो हुआ उसकी जिम्मेवारी शिवराज जी को ही लेनी, तो आप ये कहना मेरे को लेनी। हाँ, तो आप ये कहना चाहती हैं कि जो एमपी में जो बुलडोजर चल रहे हैं, एक्चुअल में बीजेपी अपने ही अपनी चीज़ों की सफाई कर रही है, अपनी गलत चीज़ों की अवैध। नहीं, जो जहाँ वो चला रहे हैं वो कब्जे बहुत पुराने थे, एक उन पर नोटिस नहीं गया, ध्यान नहीं गया, छोड़ दिया गया। गरीबों की बस्तियां तो छोड़ दी गई, लेकिन जब वो नॉनसेंस को प्रोटेक्ट करने लगे तो फिर आगे बढ़े और फिर नोटिस लिया इस बात का कि इनको हटाना चाहिए। ये बात सामने आ गई, वो तो हटाना चाहिए। लेकिन मैं इस बारे में एक बात जरूर कहूँगी, मैं इसको करने वाली थी अगर मैं रहती तो। किसके समय पे अतिक्रमण हुआ, उस अधिकारी का पता लगाओ, उस पर एक्शन लो। वो एसडीएम क्या अंधा था, उसको दिखता नहीं था क्या? जो नगर पालिका का सीएमओ था उसकी आंखें फूट गई थी क्या? उसको पता नहीं था क्या क्या अवैध कब्जे हो रहे? और अचानक फिर हम लग जाते हैं, तोड़ो, पता लगाओ कब बना था, किस समय पे बना था, उसको क्या हो गया था, उसकी आंखें क्यों फिर गई थी। जिस दिन हम इस पे आ जाएंगे आगे अतिक्रमण बंद हो जाएंगे। ये सब अधिकारियों की मिली भगत से होते हैं। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा आपको कि योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर, कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि दोनों मुख्यमंत्रियों में से आपके सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन है? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि आपका प्रश्न ही ऐसा है जो कि ऐसा जवाब देने के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि उनकी परिस्थितियां अलग हैं और इनकी परिस्थितियां अलग हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की परिस्थिति है, तो मैं कह सकती हूँ रमन सिंह और शिवराज एक जैसे थे। यहाँ 20 साल का रूल है हमारा, वहाँ सिर्फ 6 साल का रूल है हमारा। तो इसलिए 20 साल में 14 साल तो ऐसे हैं जो हमारे थे यहाँ पर, तो यहाँ तो 20 साल में जो घटा वो हमारा है, वहाँ का तो अभी 6 साल का है। तो इसलिए कंपैरिजन नहीं होगा। यूपी इज ए वेरी डिफरेंट स्टेट, जाति में बटी, धर्म में बटी, समुदायों में बटी उसको। मध्य प्रदेश बहुत पीसफुल स्टेट है। शिवराज ने बिल्कुल मध्य प्रदेश जैसा है उसको वैसा चलाया है, और शिवराज भी वैसे ही है जैसा मध्य प्रदेश है, डोसाइल सा। तो आप एमपी में बुलडोजर पॉलिटिक्स को सही मानती हैं? नहीं, बुलडोजर कोई पॉलिटिक्स नहीं है। बुलडोजर वो तो क्या है, उत्तर प्रदेश में उसको बहुत हाईलाइट हुआ बुलडोजर। वो हाईलाइट होने का कारण ये था कि इतने अवैध तरीके के निर्माण हुए उत्तर प्रदेश में कि बुलडोजर चलना ही चाहिए था। तो अब क्या होता है, सिंबल बन जाते हैं। अब बुलडोजर पे चढ़ के जश्न मना रहे जीत का, मुझे नहीं अच्छा लगा था। बुलडोजर अच्छी चीज़ थोड़ा ना है, तो उस पर खड़े होकर के मिठाइयाँ खाना और जीत का जश्न मनाना मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। लेकिन हाँ, बुलडोजर चलाना ठीक था। तो इसलिए अगर यहाँ जरूरी होगा तो यहाँ भी बुलडोजर चलना चाहिए।
अच्छा, एक और सवाल है थोड़ा सा, क्योंकि आप मुख्यमंत्री रहे हैं एमपी की, आपको लगता है कि जो मुख्यमंत्री पद से आपको हटाया गया उसका दर्द आपको आज भी होता है? नहीं, मैंने जो हटाया थोड़ी है, मैंने छोड़ा था। आपको भूल रहा है क्या? आप अपनी याददाश्त तो दुरुस्त करो। मैंने रिजाइन किया है, खुद रिजाइन किया। मुझे तो मनाएगा नहीं रिजाइन करने के लिए। और दूसरा, मैंने कभी दोबारा मुख्यमंत्री बनने की चेष्टा नहीं की। मैं तो दूसरे का नाम प्रस्तावित करती। मेरी तो एक ही आपत्ति थी कि विधायक दल तय करे कि नेता कौन होगा, और मैं अपना नाम नहीं सामने आने दूंगी। मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था। मैं पार्टी की महासचिव थी, मैं मुख्यमंत्री से ज्यादा पावरफुल थी। मध्य प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में भी मैं बिहार की इंचार्ज थी। इसलिए मेरे को बिल्कुल मनोकामना नहीं थी। बस मेरा ये कहना था कि पार्लियामेंट बोर्ड को, दिल्ली को अधिकार नहीं है यहाँ का नेता तय करने का, यहाँ का विधायक दल नेता तय करेगा। और जिनसे मेरा टकराव हुआ इसको लेके, अनफॉर्चुनेटली वो अब इस दुनिया में नहीं है। उनका उसके कुछ महीनों बाद निधन हो गया। तो उसकी वजह से मैं इस विषय को बोलती नहीं। बड़ा अप्रिय प्रसंग है। मेरा शिवराज जी से कोई विरोध नहीं। शिवराज जी तो उस समय पे आराम से पार्लियामेंट बोर्ड के सेक्रेटरी थे और दिल्ली में थे, और उनके अंदर कोई तड़प नहीं थी यहाँ मुख्यमंत्री होने। लेकिन वहां निर्णय कर लिया गया, और उसके आधार पर यहाँ निर्णय कराए रेडीमेड भेजा गया। उसके लिए मैं आपत्ति कर रही थी। देखो, ऐसे मत करो, सबको बिठाओ, तय करो कि नेता कौन होगा। लेकिन शिवराज जी ने अपने आप को प्रूव किया, बहुत अच्छा नेता प्रूव किया। ये चॉइस बहुत अच्छी रही। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम, और मैं उनको बहुत मानती हूँ, उनकी बहुत रिस्पेक्ट की। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि एक पत्रकार के तौर पे मेरे अंदर भी एक बेचैनी है इस सवाल को जानने की कि एमपी में सरकार लाने का आपका संघर्ष था, और फिर आप कह रहे हैं कि मैंने अपनी इच्छा से मुख्यमंत्री मैं पद छोड़ कह नहीं दिया। रही हूँ, ये रिकॉर्ड में है, तो फैक्ट बोल रही हूँ तो मैं। ऐसी क्या स्थितियाँ थी छोड़ना पड़ा आपको? आपने सरकार के लिए तिरंगे के कारण छोड़ा। तिरंगे की शान मुझे बड़ी लगी। हम तो देश के लिए मरने मिटने वाले लोग हैं। ये जो मैं कोट कर रही हूँ, फैक्ट कोट कर रही हूँ कि मैंने रिजाइन किया है, मुझे निकाला नहीं गया है, बल्कि रोए हैं। एमएलए लेट गए थे ट्रेन के सामने जब मैं जा रही थी हुगली में गिरफ्तारी देने। तो हमारे विधायक रेलवे स्टेशन पे गए, और जिस ट्रेन से मैं जा रही थी गोवा एक्सप्रेस से, उसके सामने लेट गए सैकड़ों विधायक। नहीं जा सकते, ट्रेन हमारे ऊपर से जाएगी। फिर मैंने उनको मनाया, तो मेरे को तो मनाया जा रहा था कि बैठे रहिए, मत छोड़िए, और मैंने रिजाइन किया। ये तो फैक्ट है, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, मैं बना के नहीं बोल रही ना। एक और सर, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि बीजेपी में हमेशा से विरोध के स्वर रहे हैं, और आप इसको यूँ भी कह सकती हैं कि एक पार्टी के भीतर एक आलोचना का एक समांतर विचारधारा भी रही है आलोचना की। जैसे कि आप खुद हैं, उमा भारती हैं, यशवंत सिन्हा थे, सुब्रमण्यम स्वामी हैं। तो आपको लगता है कि जो विरोध के ये स्वर हैं पार्टी में कमज़ोर हो गए हैं? क्या हुआ है कि मोदी ने जिस तरह की पॉलिटिकल अप्रोच पकड़ी, उसमें वो सारी बातें हैं जिसमें कि विरोधी लोग अपना सुर उठाते थे। जैसे मुद्रा योजना है, अभी भारत में इसका अभ्यस्त नहीं हुआ। यहाँ मैं जरूर दिल खोल के कहूँगी कि हमारी हो या दूसरों की हो, सरकार हो, हमने एक आदत डाल दी थी लोगों में कि हर चीज के लिए वो सरकार पर आश्रित होने लगे। सरकार पर आश्रित समाज हमेशा कमजोर होता है, और कमजोर समाज देश को कमजोर कर देता है। सरकार को समाज पर आश्रित होना चाहिए। मोदी जी उसको रिवर्स में कर रहे हैं। मुद्रा योजना वो रिवर्स है, जनधन योजना रिवर्स है। सरकार समाज पर आश्रित होगी और समाज की सामर्थ्य बढ़ा। तो एक्चुअली वो लाइन को पकड़ गए हैं। उसी लाइन के चिंतक थे, वो उसी थिंक टैंक का हिस्सा थे, जिसमें यशवंत सिन्हा बैठते थे, अरुण शौरी बैठते थे, जिसमें मोदी जी बैठते थे। मैं बहुत छोटी थी उन लोगों से, मोदी से भी 10 साल छोटी हूँ, और उसमें तो बहुत ही छोटी थी, लेकिन मैं भी बैठती थी। आई वॉज पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। और हम लोग उस पर, गुरु मूर्ति जी बैठते थे, और हम बहुत सारी बातें करते थे उसमें। वो सारी बातें वो लागू करने लगे हैं। तो जब लागू करेंगे तो विरोध, फिर विरोध के लिए थोड़ी करना होगा। वो समाज को सशक्त करने में लग गए हैं। उज्ज्वला योजना महिलाओं के लिए बहुत अच्छी साबित हुई। महिलाओं के लिए बहुत सारी, मैं मतलब नाम नहीं ले पा रही उन योजनाओं की, और उन्होंने जो खास करके जो वंचित जिले हैं उनके लिए जो योजनाएं बनाई, मेरे को तो ये लगता है भगवान करे मोदी 1000 साल तक बने रहे, क्योंकि इस देश की सारी कमियों को उनने पूरा करने की कोशिश की है। तो वहाँ स्कोप ही नहीं है कहीं
जिन चीज़ों के लिए आलोचनात्मक विचार विमर्श होता था थिंक टैंक के जरिए, वो सब चीज़ों को लागू कर रहे हैं। तो बीजेपी बीजेपी में उमा भारती होने के क्या मायने हैं? अपन अपने आप को 30 मार खा समझते ही नहीं है ना, इसलिए सब डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। मैं क्या हूँ? मैं तो अपनी माँ की बेटी थी, बहुत लाडली थी, फिर मैं प्रवचन करती थी, तो देश दुनिया में गई। मैं तो 16 से 20 साल की उम्र में 60 देशों में हो आई। अमेरिका एक प्रकार से मेरा घर था। तो ये पता नहीं कैसे हो गया, लेकिन मैं नहीं मानती कि मुझ में कोई गुण है। तो इसलिए मेरे को ये सब जो आप कह रहे हो समझ में नहीं आता। आप यकीन करो, मुझे समझ में आता है कि मुझे केदारनाथ जाना है, मुझे मनाली जाना है, मुझे मध्य महेश्वर जाना है। और कमाल है कि लोग कहते हैं हाय हमें समय नहीं मिलता। मैं बहुत पावरफुल मिनिस्टर रही हूँ, बड़े बड़े पोर्टफोलियोज के साथ, लेकिन मैं केदारनाथ गई, बद्रीनाथ गई, और मेरी कोई फाइल डिले नहीं हो सकती थी। मेरी शर्त थी कि 7 दिन से ज़्यादा फाइल नहीं रहेगी, डिस्पोज करो। काम करती थी। अब लोग धीरे धीरे ऐसे ऐसे काम करेंगे तो लंबा समय लगाएंगे। मैं जल्दी से कहती जल्दी करो, इतने सारे तुम पढ़े लिखे IAS बैठे हो, जल्दी करो, डिसीजन जल्दी करो, ले आओ मेरे पास, थोड़ा डिस्कशन करो, फाइल डिस्पोज करो, छुट्टी करो। मेरी टेबल पर तो शाम तक भी नहीं रहना। और फिर अपने चले गए 1-2 दिन के लिए बद्री केदार, कहीं भी पहुंच गए। तो इसलिए देखिए, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसको सबसे अच्छा लगता है गोबर से पुता घर, खाट, सूती गद्दा, सूती रजाई, आग पे सिकी रोटी, भुजा हुआ बैगन और टमाटर और पहाड़ी कद्दू, वो उमा भारती है। अब बाकी बीजेपी जो बनाए उसको जैसा लगे, जब जैसा लगे वैसा करती रहे। मुझे बीजेपी पार्टी ने जब जैसा लगा उन्हें किया। उनको लगा यहाँ कोई दूसरा है नहीं तो मुझे भेज दिया। दिग्विजय सिंह जी को मैंने हरा दिया। उनको लगा तिरंगा कोई नहीं फहरा पाएगा। हुगली में बड़ा झगड़ा चल रहा था 17-18 साल से। हमने कहा हम फहरा देंगे। गोटी लाठी गोली चली है, फहरा आए। उनको लगा घुसपैठ के खिलाफ बॉर्डर पर जाके मूवमेंट करना कठिन है, हम करे आए। देन घुसपैठ केम ऑन द फोरफ्रंट। अयोध्या के मामले में भी मुलायम सिंह ने कहा कि तो परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। हम कहा देखो हम हाथ मार के आएंगे वहां पर। तो इसलिए अब इसको मैं क्या कहूँ, मैं तो अपने आप को ये देखती हूँ कि गंगा है, अयोध्या है, गऊ है, वो कभी मुझे आवाज़ लगाएंगे तो मैं उनकी आवाज़ सुनूंगी और मैं अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हूँ।